हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जिसकी आज है 5th क्लास। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है। इफ द 6th डिजिट नंबर एन 00M49, ये क्या है, डिविजिबल है 11 से। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन एम और एन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम मतलब n प्लस 0 प्लस 4 और 0 + m प्लस 9, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11, या 11 का मल्टीपल कोई भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस, देखो 4 माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 9 है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इसमें से कोई कंडीशन बन रही है क्या, आप बोलो सर ये बन रही है, ये बन रही है, या फिर m प्लस n 5, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, m इक्वल टू n, यही बन सकती है एक। तो बनाओ जरा, n माइनस m बराबर क्या है, 5। और अगर इसको m माइनस n कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक, ये बन गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत। सही है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड लीविंग रिमाइंडर 8, 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। देखो, हमसे पूछा है कि वो नंबर बताओ जिसको इन सबसे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8, 9 और 10। ठीक है। अगर मैं देखूं, क्या देखूं, सबसे आसान नंबर कौन सा दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 कब आ रहा है, जब इसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है। अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं, इसमें से 10 मैं घटा दूं, तो क्या बचेगा, 205। मतलब ये नंबर इनमें से किससे पूरा पूरा डिवाइड होगा, आप बोलो सर इनमें से जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और 41 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अरे जब हम 41 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, लेकिन अगर हम 41 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 10। यही पूछा है हमसे। बाकी इनको देख लो, इसमें से कितना घटाना चाहिए, 9 घटाना चाहिए, तो कितना बचेगा, 82। क्या 82 पूरा पूरा डिवाइड होता है, आप बोलो हाँ सर पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसमें से क्या घटाना चाहिए, 8 घटा के देख लो, ये क्या है, 11, तो कितना बचेगा, 123। क्या पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। ये 3 नंबर वो हैं जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और जिनको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8, 9, 10, अगर हम 131, 91 और 215 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज दिस ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है अब आपको, देखो x और x प्लस 1, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। ठीक है। ये कितना दे रखा है, 592। ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। देखो, आपसे क्या पूछा, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, बड़ी वाली संख्या पूछी, मतलब x प्लस 1 की वैल्यू। तो अगर मैं इसमें से एक घटा दूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 26। यही दो नंबर हो जाएंगे अगर ये आंसर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 6, 7, 42, 2 यूनिट डिजिट आता है। क्या आंसर पॉसिबल है, आप बोलो हाँ सर पॉसिबल है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 3, 4 तिया 12, 2 यूनिट डिजिट। क्या ये आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है। इसमें से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसमें से एक घटाओगे 7 आएगा, और 7 8 होता है 56, मतलब 6 यूनिट डिजिट। ये तो आंसर कतई पॉसिबल नहीं है। इसमें से एक घटाओगे, क्या आ जाएगा, 4, 4 पंजे 20, 0 यूनिट डिजिट आना चाहिए, मतलब ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट चेक कर रहे हैं। तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भैया, ये दो तो बाहर। अब बच रहे हैं ये दो। अगर मैं इन दोनों में देखूं, आप बोलो सर अगर हम इसको चेक करें, 5, 5, 10 और 2 12, इसका डिजिट सम 12, मतलब कितना आ रहा है, 3। तो ये नंबर 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये नंबर 3 से कटने वाला होना चाहिए, मतलब इन दोनों में 3 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होगा।
अगर मैं इसकी बात करूं 27 की, तो आप बोलोगे सर ये तो 9 से कटने वाला है, आंसर चाहिए हमें 3 से कटने वाला, तो ये आंसर नहीं होगा। 24 में क्या होता है, आप बोलो सर ये अगर 24 होगा, ये 25 होगा, तो 24 में दिखता है हमें 8 × 3, मतलब एक 3 दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 150, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5। देखो इसमें नोट करने वाली एक चीज है क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। हमें क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 150, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, अगर हम एक्स और वाई नंबर मान लेते हैं, तो ये कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, एक्स माइनस वाई, ये दे रखा है आपको 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन दे ही रखे हैं हमारे पास। देखो अगर हम चेक करें, सारे ऑप्शन का डिफरेंस तो 5 दे रखा है, सारे ऑप्शन का डिफरेंस 5 दे रखा है, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये चेक कर लो किसका मल्टीपल 150 आ रहा है, क्या इनका आता है, आप बोलो सर 25 दूनी 50, ये तो नहीं होता, 25 या 75 ये भी नहीं होता, 15 दूनी 30 ये होता है, और 15 धाम के 150 ये भी नहीं होता, सॉरी नहीं होता है ना। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइक्लिक सॉरी अ सिलेंडर हैज इट्स रेडियस रिड्यूस्ड बाय 20% एंड हाइट इंक्रीज बाय 40%, व्हाट परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत है, आप बोलो से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है किसी नंबर में, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बराबर होता है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के बराबर होता है। यहाँ पे देखो रेडियस में कितना रिड्यूस हो रहा है, आप बोलो सर रेडियस में हो रहा है 20% का रिड्यूस, 20% का रिड्यूस हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब कोई चीज 5 से 4 हो जाएगी। और यहाँ आ रहा है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा 25 से 16 हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब कोई चीज क्या हो रही, 5 से 7 हो रही। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 25 × 5 = 125, और 16×7 = 112, 16×7 क्या हो रहा है, 112 हो रहा है। तो देखो हमें दिख रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाले ऑप्शन बचे, इंक्रीज वाला एक बाहर, इंक्रीज वाला एक बाहर, नो इंक्रीज और डिक्रीज ये बाहर, एक ही आंसर बचा, ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, क्या कि 125 में अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 125 में मैं अगर 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाता है, 125 अट्टे 1000 होता है, 0.8 लगा तो ये हो जाएगा 100, और 100 से ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12×8 = 96, और 8 × 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, 8×2 = 16, 8 × 8 और 1 9, 8 × 8 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, 89.6 हो गया, 89.6 हो गया भाई। कितना कम हो रहा है, आप बोलो सर इसमें से इसको घटा लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये कितना 90, मतलब 10.4, 10.4 का डिक्रीज हो रहा है, 10.4 का डिक्रीज, आ गया आंसर। ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन ही इतने आसान सेट कर रखे हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिता इज पेंटिंग 4 वॉल इन हर स्टडी रूम ऑफ हर स्टडी रूम which is shaped like a cube, the side of length of 18.5 feet, what is the total area she need to paint, total area बताना। देखो
रूम है, आप अपने रूम में देखो, जिस रूम में भी बैठे हो, तो ये एक क्यूब के शेप में या क्यूबॉइड के शेप में होगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है हमसे, क्यूब के शेप में है उसका रूम, ठीक है, और उसकी 4 दीवारों को पेंट करना है। क्यूब का एक फेस का एरिया की बात करना है तो क्या आएगा, आप बोलो सर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 4 फेस का हो जाएगा 4a²। हमें 4a² की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमसे एरिया नहीं पूछा, हमसे पूछा है कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी उससे पूछा है, रुपए की नहीं, एरिया ही पूछा है। तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ए कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर ए दे रखा है 18.5, तो 4 इंटू 18.5 का स्क्वायर। देखो यहाँ कैलकुलेशन की मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ। पहली ट्रिक तो ये कि जब भी कोई यूनिट डिजिट 5 हो और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको 25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, सबको याद है, ये लास्ट के 2 डिजिट हमेशा फिक्स रहेंगे यूनिट डिजिट 5 वाले स्क्वायर में, ठीक है, खेल है आगे वाले डिजिट का, तो इससे एक बड़ा डिजिट देखो क्या होगा 3, 2 3 क्या होता है, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 6, ये आ जाएगा 625। एक और एग्जांपल देख लो, 35 का निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, ये फिक्स रहेंगे, 3 से एक बड़ा नंबर 4, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 25, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हो गई, तो इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर देखो 25 तो लास्ट में आएंगे और इधर आएंगे 2 डिजिट 18 इंटू 19, लेकिन 18 इंटू 19 करना भी अपने आप में टफ टास्क है, टफ टास्क है। तो यहाँ देखो एक और ट्रिक बताता हूँ, एक और ट्रिक क्या, कि 19 को लिख सकते हैं हम 18 प्लस 1 लिख सकते हैं, आप बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा इनका मल्टीप्लाई कर सकते हो अलग अलग, ये मन में करना है आपको। तो 18 का स्क्वायर तो याद है सबको क्या होगा 324, और 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो आ गया ये, लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, 3 4 2 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा ये। हमें इसमें 4 का और मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे देखो 25 चौको 100, मतलब 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट था, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, उसके बाद 4 चौको 16 और 1 16 ही आएगा, 4 चौको 16, 3 चौको 12 और 1 13, 1369, 1369 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल इज 25 मीटर एंड 36 मीटर इज एक्स मीटर। देखो क्या कह रहा है, एक पोल है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 36 मीटर, दूसरा पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ है 25 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है एक्स मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द टू एंगल ऑफ एलिवेशन देयर रिस्पेक्टिव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, इनके टॉप से यहाँ बॉटम तक, इसके टॉप से इसके बॉटम तक दो एंगल दे रखे हैं, दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, आप बोलो सर ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी और डी, ठीक है, तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसमें ये वाला एंगल कितना है, आप बोलो सर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें, ये 90 ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, पूरे एंगल ट्राइंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी को देखो तो ये थीटा है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि किसी भी ट्राइंगल के, किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं, किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो क्या होगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर सिमिलर हो जाएंगे तो साइड का जो रेशो होगा वो बराबर होगा। जैसे थीटा के सामने अगर इस ट्राइंगल में बात करूं मैं, थीटा के सामने इस ट्राइंगल में बात करूं तो क्या आएगा, आप बोलो सर एक्स आएगा, और थीटा के सामने इस ट्राइंगल में अगर बात करूं मैं तो क्या है
आप बोलो सर थीटा के सामने उस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है, 36 मीटर है। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो बच रहा है कौन सा एंगल, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने इस छोटे ट्राइंगल में क्या है, 90 माइनस थीटा के सामने इस छोटे ट्राइंगल में 25, और 90 माइनस थीटा के सामने इस बड़े ट्राइंगल में क्या है, x है। तो x यहां से क्या आ गया, आप बोलो सर यहां से आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 36। क्या आ गया, 25 इंटू 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 36, और 25 और 36 का अंडर रूट तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 5 और 6 मतलब 30। ये आपका आंसर, बताओ किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है महिता इज पेंटिंग, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका, 8। 8 करना, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 23 मैचेस इज 43। देखो 23 मैचेस का एवरेज स्कोर कितना, 43 रन। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अगले 10 मैचों में उसने एवरेज के 13 रन बनाए। अगले 10 मैचों में क्या होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाए। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड द एवरेज रन ऑल 33 मैचेस, टोटल 33 मैचों में इसका एवरेज स्कोर बताना। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या आसान है, वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या करना, इन दोनों का प्रोडक्ट 23 इंटू 43 प्लस 10 इंटू 13, 10 इंटू 13 बटे, बटे में क्या आ जाएगा, 23 प्लस 10, 23 प्लस 10 क्या होता है, 23 प्लस 10 होता है 33। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 23 दिया क्या होता है, 23 दिया होता है 69, 23 चौको 92 और 6 और 2 8, 989 और 10 इंटू 13 130 बटे क्या आ जाएगा 33। ठीक है, दोनों 3 से कटने वाले नंबर है, 3 से कटने वाले नंबर है तो इसको यहीं काट लो 3 से, और इधर से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 से कटने वाले हैं, नहीं है, नहीं है तो इनको जोड़ लो, ये क्या था 989 प्लस 130 बटे 33, जोड़ना जरा क्या आएगा, ये हो जाएगा 9, 8 और 3 11, और 9 और 1 10 और 1 11 बटे 33। 9 3 12, अब कट जाएगा 11, 3 3 जा 9 बचेगा 2, 3 7 21, 3 3 का 9, ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन दिए पॉइंट में, थोड़ा और काट लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 3 33 बचेगा कितना, 4। देखो अगर ये 4 होता तो 11 चौको 44 हो जाता, मतलब अप्रोक्सीमेट 34 आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट 34 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अप्रोक्सीमेट 34 इसमें दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 से कम ही रहेगा आंसर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। देखो अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है उसका करना है स्क्वायर, और बटे में पहला नंबर ए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 57, तो 57 का स्क्वायर मतलब 57 इंटू 57, और बटे में क्या आ जाएगा 9, और 57 क्या होता है, आप बोलो सर 19 तिया 57 होता है, 19 तिया 57 होता है, मतलब ये भी 19 और ये भी 19 बचेगा, और 19 इंटू 19 क्या हो जाएगा 361। ये है एक्स की वैल्यू, बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें, सही है, आसान सी चीज है, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखो तो इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बाय सेलिंग
6 lemon for a rupees. A man loses 30% to gain 5%. How must he sell for a rupees? देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़े आसानी से। हमें पता है कि 6 रुपए में, सॉरी 6 नींबू 1 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 30% का नुकसान हो रहा है। 30% का नुकसान होने का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 100 रुपए का सामान वो 30 रुपए कम 70 रुपए में बेच रहा होगा। 100 रुपए का सामान क्या हो रहा होगा, वो 30 रुपए कम 70 रुपए में बेच रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आपने ये बोल दिया। अब हमें चाहिए क्या, 5% का फायदा। 5% का फायदा चाहिए, मतलब 100 रुपए का सामान कितने में बेचना है, 105 रुपए में बेचना है। बिल्कुल सही है। देखो 1 रुपए में वो 6 नींबू बेच रहा है। 1 रुपए में क्या कर रहा है, वो 6 नींबू बेच रहा है। यहाँ तक कोई क्लियर है? आप बोलो हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अगर हम 1 रुपए में 6 नींबू बेच रहे हैं तो 70 रुपए में कितने नींबू बेचेंगे? आप बोलोगे सर 1 रुपए में अगर 6 नींबू बेच रहे हो तो 70 रुपए में 6 × 70 बेचोगे, कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये बेच रहा हो 70 रुपए में तो खरीद के कितने लाए होंगे? आप बोलो सर यही खरीद के लाए होंगे, यही खरीद के लाए होंगे, क्योंकि जो खरीदा है 1 रुपए में उसी को अगर 70% के 30% के लॉस पे 70 में बेचोगे तभी तो नुकसान होगा, जो कि 30% का हो भी रहा है हमें। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें 105 रुपए में बेचना है। इसी को क्या करना है, हमें 105 रुपए में बेचना है। अगर 105 रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए में जो खरीद के लाए उसको 105 रुपए में बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। ठीक है, तो यही तो पूछा है आपसे। क्या पूछा है कि 6 × 70 105 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए में कितना बेचोगे, 1 रुपए में कितना बेचोगे, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखो 15 सत्ते 105 या 7 15 जा 105, 7 धाम के 70, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 से 2 दूनी 4 आ गया। बताओ क्लियर है? एक बार और बताऊं। देखो हमें पता है, क्या पता है कि 1 रुपए में वो 6 नींबू बेच रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 100 रुपए में जो सामान खरीद के लाया वो कितने में बेच रहा है, वो बेच रहा है 70 रुपए में। 100 रुपए का सामान 70 रुपए में। अगर 1 रुपए में वो 6 नींबू बेच रहा है तो 70 रुपए में कितने बेचेगा, 6 × 70 नींबू। 6 × 70 नींबू बेच रहा है वो 70 रुपए में, मतलब यही खरीद के लाया होगा वो कितने रुपए में, 100 रुपए में। और इसी को क्या करना है, अब 105 रुपए में बेचना है। इसी को अगर 105 रुपए में बेचना है तो 1 रुपए में कितने बेचना है, डिवाइड बाई 105 कर दिया, 4 आ गया। मतलब अगर वो 1 रुपए में 4 नींबू बेचेगा, 1 रुपए में क्या करेगा, 4 नींबू बेचेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा 5% का। ठीक है, आगे समझो। अ सेल, ए सेल अ मैकबुक टू बी। देखो ए ने मैकबुक सेल करी, मैकबुक सेल करी किसको, बी को, और बी ने मैकबुक सेल करी किसको, सी को। ए को क्या हो रहा है, 60% का लॉस हो रहा है, और क्या हो रहा है, बी को हो रहा है प्रॉफिट। कितने का, 25% का। हमसे पूछा मैकबुक की कॉस्ट ए के लिए, तो हमने मान ली भैया कॉस्ट है ए की। अब देखो इस बात को समझना कि ये तो सक्सेसिव का केस बन रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने उसी प्राइस पे 25% का फायदा कमा के क्या कर दिया, सी को बेच दिया, मतलब ये सक्सेसिव चल रहा है। तो क्यों ना सक्सेसिव डायरेक्ट लगा दें। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब 5 रुपए पे 3 रुपए का लॉस हो रहा है तो 2 रुपए में बेचा होगा उसने, 2/5 में। ये किसकी कीमत आ गई, आप बोलोगे सर ये बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, बी का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी पे उसने 25% का फायदा कमाया। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब 5/4 में उसने बेचा है। और यही प्राइस तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 47236, 47236। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 5 से ये 5 कट गया, इसका डबल करना है। इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डबल करके देख लो ऑप्शन, या ऑप्शन देख लो डायरेक्ट। देखो 94 तो सब में दे रखा है, 236, 36 दूनी होता है 72, ये आएगा 94472। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 576, एट व्हाट प्राइस शुड ही मार्क द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट सो 4%। देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 रुपए में खरीदी और 4% की छूट देने के बाद 15% के लाभ कमाने के लिए उसे कितना अंकित मूल्य रखना चाहिए। तो हमें पता है, क्या पता है, जिसको नहीं पता वो याद रखो भाई, क्या कि एमपी से सीपी का रेशियो, एमपी से सीपी का रेशियो क्या होता है, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ठीक है, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, ये क्या होता है, एमपी से सीपी का रेशियो होता है। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज आपको कई जगह मिलेगा, कई जगह मिलेगा। ऐसा मतलब क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में सीपी और एमपी का रेशियो पूछा हो और प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। या फिर आपको एमपी सीपी प्रॉफिट तीन चीजें दी हो, डिस्काउंट पूछा हो, मतलब इन चार चीजें दिख रही हैं इस फॉर्मूले में, चार में से कोई भी तीन चीज दे देगा आपसे और एक चीज पूछ लेगा। पहली चीज क्या हो सकती है, या तो रेशो पूछे आपसे, या फिर दूसरी चीज इन चारों में से कोई भी तीन चीज देखे, चौथी चीज पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना है। अब करते हैं, क्या दे रखा है, शॉपकीपर ने वॉट किया कितने का, 576 रुपये, मतलब ये सीपी हो गया। एमपी हमें कैलकुलेट करना है, 100 प्लस पी, प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट है 15%, मतलब 115, और डिस्काउंट है कितने का, डिस्काउंट है 4% का, मतलब 96। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, 24 का स्क्वायर होता है ये, तो ये तो बच गया 24, और 24 चौको 96। ठीक है, 4 से और कट जाएगा, 4 छिंग 24। तो एम पी कितना आ गया, एम पी आ गया 115 इंटू 6, 15 छक्के 90, 690। ठीक है, क्लियर। हाँ, दिख रहा है 690। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज 9828 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम द कंपाउंडेड एनुअली, देन द सम इज। देखो क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑन अ सर्टेन सम इज दिस एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, द कंपाउंडेड एनुअली द सम इज। 12% पर एनम के रेट से दूसरे साल में कितना ब्याज कमाया गया वो दे रखा है आपको। आपको बताना है सम। देखो, 12% की वैल्यू हम बात करें, 12%, 4% का होता है, 4% होता है 1/25, सबको पता है। तो 12% क्या हो जाएगा, इसी का 3 गुना, 4×3 = 12 होता है, तो ये हो जाएगा 3/25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बटे में 25 आ रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, 25 से कटने वाला या 125 से कटने वाला, क्योंकि 2 साल की बात हो रही ना। तो ये आंसर तो ये होगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम समझते हैं। हमें पता है कि 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है 2:1। ठीक है, या इसको मैं पहले ट्री से समझा देता हूँ, फिर इससे करके ना बता दूंगा। ट्री में देखो क्या होता है, पहले साल और दूसरे साल का ब्याज, यहाँ प्रिंसिपल है, इस पर R% मिलेगा, तो ये पहले साल और ये दूसरे साल, दोनों साल क्या होगा, समान इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये भी पी का R% होता है, उसी के बराबर ये होता है। फिर अगली साल क्या होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इसको अलग कलर से बनाते हैं, इस ब्याज पर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होता है ये और ये, और 1 क्या हो जाता है, 1 ये हो जाता है, 2:1, इसलिए पड़ गया 2:1। अब इसी का 2:1 का यूज करेंगे, ट्री बनाएंगे नहीं बार बार, क्योंकि ट्री बनाना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा सा डायग्राम जैसा बनाना पड़ता है। 2:1 लिख लो, इजी हो जाता है। 2:1 का मतलब क्या है, अगर मैं प्रिंसिपल मान लूँ 625, 625 ही क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है बटे में 25, और 2 साल की बात हो रही, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 बार 25 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर में ही रहेगा, इसलिए मैंने माना 625। अब 25 का स्क्वायर क्या है, 625, इसका 1/25 नहीं, 3/25 इधर आएगा पहले साल का इंटरेस्ट। इसका 3/25 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो 25 25 या 625, 25 दिया 75 आ जाएगा ये, और इसका 3/25 यहाँ पे आना चाहिए, इसका 3/25 यहाँ पे आना चाहिए।
तो इसका 3/25 कितना हो जाएगा, 25 या 75, 3 तिरका 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है कि अगर इससे 2 साल दो मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 75 पहले साल मिला होगा और 75 के अगली साल मिला होगा, और 9 इस 75 पे मिला होगा। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 75 प्लस 9 हुआ। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि दूसरे साल का इंटरेस्ट ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बोल रखा है। ठीक है, अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया आपको, जो कि क्या है 75 इंटू 9, 84। इस 84 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9828। ठीक है, 12 सत्ते 84 होता है, 12 अट्ठे 96, बचेगा कितना 2, 12 एकम 12 बचेगा 8 और 2 10, 12 नब्बे 108। 7 से और कट जाएगा, 7 एकम 7, 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और बचेगा कितना 2। देखो 75 और 9 कितना हो जाएगा, 75 और 9 हो जाएगा 84। 84 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 9828। ठीक है, ये कितने से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84 होता है, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, बचेगा कितना 2, 12 एकम 12, बचेगा कितना 10, 12 नब्बे 108। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 1, फिर 7 एकम 7, बचेगा कितना 4, 7 सतैया 49। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 117। अगर एक यूनिट की वैल्यू 117 आ गई, आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही पूछा है ना, वार्षिक रूप से संयोजित तो राशि है, प्रिंसिपल बताना। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से कह रहा हूँ, इसमें 117 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 625 इंटू 117 करते हैं मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करो भैया, क्या आ जाएगा, देखो 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, बचेगा कितना 17, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6 सत्ते 42। इधर से कर रहे हैं ना, तो 7 पंजा 35, बचेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 छिंग 42 और 3 45। ये तो 7 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से एक साथ कर लेते हैं। 11 से मल्टीप्लाई 5, 5 2 7, 6 2 8 और 6, इसको जोड़ लो, 5 7 5 12 की 2 हासिल किया, 1 5 7 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, 6 और 1 7। कहीं दिख रहा है 73325। 625 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, 625 इंटू 117। ठीक है, 117 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले क्या आएगा, आप बोलो सर 7 से मल्टीप्लाई करना है, 5 7 35, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, और 7 छिंग 42 और 4 46, ये आ जाएगा। एक इंटू लगाओ, 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5 5 और 2 7, उसके अलावा 6 और 2 8 और 6, ये आ जाएगा। तो ये 5 7 5 12, 6 7 13 और 1 14,
8 4 12 और एक 13, 6 और एक 7, 73425 आ रहा है। देखो हमें क्या निकालनी है, 625 की वैल्यू निकालनी है। 625 की वैल्यू अगर निकालनी है, 625 से मल्टीप्लाई करना जरा 117 को, 117 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 पंजा 35, क्या आएगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। 7 छिंग 42 और एक 43, ठीक है। आप 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 से करोगे 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और 6, इनको जोड़ लो तो 5 7 5 12 की 2, 7 3 10 और एक 11, 8 4 12 और एक 13 और ये 7, 73125 आ गया आंसर, जो कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कह रहा है। 4210 वर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट 8 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए इज 8 times of share of A is equal to the 3 time of share of B, 3 time of share of B and 6 time of share of C। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहां से रेशियो निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहाँ दिख रहा है 8, यहाँ दिख रहा है 3, अगर 24, 24 क्या हो जाएगा 8 3 और 6 का एलसीएम, 24 से हम पूरे नंबर को डिवाइड कर दें, मतलब बटे 24 बटे 24 बटे 24 कर दें, तो इससे क्या फायदा होगा, 8 से ये 24 कट जाएगा 3 बार में, मतलब a बटे 3, b 3 8 जा 24 और c 6 चौको 24। तो ये देखो यहाँ बन गया कोफिशिएंट कितना, 1 1 1। यहाँ पे कोफिशिएंट बनाना होता है आपको 1, यहाँ जैसे ही 1 बन जाए बटे में जो भी आ रहा हो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी सी का रेशो, वो क्या हो जाएगा ए बी और सी का रेशो हो जाएगा। ए कितना है 3 यूनिट, बी कितना है 8 यूनिट और सी कितना है, सी है 4 यूनिट। ये ए बी सी का रेशो आ गया आपके पास, देखो तीनों का रेशो आ गया ये। और हमसे पूछा क्या, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा ज्ञात करना है, टोटल कितना है, टोटल है 4200, ठीक है। ये कितना आ रहा है 8 4 12 और 3 15, 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 42,100, ठीक है। ये ए कितना है 3 है, तो क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर दें, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा 3 की वैल्यू आ जाएगी। आप बोलो हाँ सर आ जाएगी। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे बचेगा 3। इसको 5 से डिवाइड करने से अच्छा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। इससे फायदा क्या होगा, अब देखो 5 दूनी 10 बन जाता है, एक जीरो खत्म, और 2 से इसको दुगना करना आसान है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 और 0, ये आएगा, ठीक है। 8420, बताओ इसमें कोई दिक्कत, आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 96% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट। देखो दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें से 96% जो रजिस्टर्ड वोटर है, जो पंजीकृत वोट है, उनने क्या वोटर है, उनने मतदान किया, जिसमें से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। जो विनर कैंडिडेट है, विनर, उसको 57% वोट मिले किसके, बैलेट वोट का, और वो जीत गया। ये लाइन इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दे रखा है बैलेट वोट। जैसे इसने ये बैलेट वोट का 57% बोला, हमारा क्वेश्चन हो गया आसान। अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट हम सक्सेसिव से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर है क्या है, एक्स, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्स में से टोटल 96% लोगों ने वोट दिया। कितने लोगों ने वोट डाला, 96% लोगों ने वोट डाला। इसमें से 96% लोगों ने वोट डाला, तो इसका 96% हो गया। ये क्या होगा 96/100, ये होगा डाले गए वोटों की संख्या। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये आ गई अपने पास क्या, डाले गए वोटों की संख्या। अब बोल रहा है क्या
कि इसमें से जो टोटल डाले गए वोट है इसमें से क्या हो गए 10% इनवैलिड हो गए। जो टोटल डाले गए वोट है इसमें से 10% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने? आप बोलोगे सर अगर 10% इनवैलिड हो गए तो बचे 90%। ये हो गए 90%, जिसको लिख सकते हैं 9/10। ये हो गया टोटल क्या? वैलिड वोट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ग्रीन बॉक्स के अंदर क्या आ गया? टोटल वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का ही 57% जीतने वाला कैंडिडेट ले गया। अगर जीतने वाला कैंडिडेट 57% ले गया, टोटल वैलिड वोट होते कितने? 100% अपने आप में। अगर 57% इसको मिल गए तो इसको कितने मिले होंगे? आप बोलोगे सर इसको मिले होंगे 43%। 57% 43% टोटल कितना हो जाएगा? 100। टोटल 100% वोट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं निकाल लूं, जो कि कितना आएगा? 4-1, 14%। इस 14% मार्जिन की वैल्यू ही दे रखी है आपको। क्या बोल रहा है? वन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 378। मतलब कितने मार्जिन से देख जीता परसेंटेज में? आप बोलो सर 14% के मार्जिन से। वैलिड वोट के 14% मार्जिन से ये जीता, और इसी की वैल्यू तो दे रखी है आपको 378। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां तक अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब तो खत्म हो गया। सबसे पहले तो 9 से ही काट लो। 9 से ही कटेगा ये। 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 14 तिया 42। और कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये 3 से भी कट जाएगा। 3 तिरका 3 दूनी, ठीक है। ये 32 भी कट जाएगा। 25 चौको 100, 4 8 32। फिर 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, और 2 से ये भी कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 25 25 या 625 इंटू 5, 31 25। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, 31 25 ये आंसर। ठीक है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि इन दोनों का मार्जिन होगा 14%, जिसकी वैल्यू दे रखी है ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट बताना है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के लिए हम डिटरमाइन करते हैं डी पॉजिटिव है, इक्वल है या नेगेटिव है। इसी पर डिपेंड करता है। अगर डी पॉजिटिव है, देखो अगर डी पॉजिटिव है तो क्या होंगे? दो रूट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इक्वल है तो दो रियल इक्वल रूट होंगे, ठीक है। और अगर डी नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है। हमें यही चेक करना है डी के बारे में। और डी क्या होता है? आप बोलो सर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी की वैल्यू निकालनी है। बी क्या है? आप बोलो सर 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 तिया 12 दूनी 24। 25 माइनस 24 करोगे क्या आएगा? 1, और 1 हमें पता है 0 से बड़ा है। अगर 1 0 से बड़ा है मतलब दो अलग अलग रूट होंगे, दो अलग अलग और रियल रूट होंगे। अगर 0 आ जाता तो क्या होता? इक्वल और रियल रूट होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम अ बेस ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो 45 डिग्री देखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया, आसान बन गया। बेस से 15 मीटर दूरी पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ट्री पे कितना? 45 डिग्री, ठीक है। और 45 वाले ट्राइंगल की मैंने आपको खास बात बताई क्या? ये दूसरा एंगल भी क्या होगा? 45 होगा। और इसकी साइड का रेशो क्या होगा? 1:1:√2, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 15 दे रखी है तो एक की वैल्यू आपसे पूछिए, ये भी क्या हो जाएगी? 15, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगी? 15 ही हो जाएगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ये तो आसान चीज है यार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स ऑफ एंगल इज 44 डिग्री, द मेजर ऑफ ईच बेस एंगल। देखो ये 44 डिग्री का दिया है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर होती हैं और ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस 44 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो क्या आएगी? आप बोलोगे सर 180 माइनस 44 बटे 2। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। क्या याद रखनी? कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 180 में से इस बचे हुए एंगल को घटा दो और आधा कर देना। 180 में से बचे हुए एंगल को घटाओगे क्या आ जाएगा? 136 बटे 2, 6 8, 68 डिग्री। 68 और 68 का पेयर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल, ये तो हो गया ना। ABC एंड XYZ आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABC एंगल दे रखे हैं, X प्लस Z पूछा है। देखो हमें पता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मैं फिगर बनाऊं तो बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे की कॉपी होंगे। एक दूसरे की कॉपी क्या होंगे? ये ABC, ये हो जाएगा XYZ। ठीक है, एंगल A बराबर होगा एंगल X के, एंगल C बराबर होगा एंगल Z के, और एंगल B बराबर होगा किसके? एंगल Y के। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इसकी तीनों साइड भी बराबर होंगी। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें दे रखा है कि ABC की वैल्यू और x प्लस जेड की वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है कि b के बराबर क्या होगा? आप बोलो सर b के बराबर x होगा, और c के बराबर क्या होगा? c के बराबर z होगा। पहले निकालते हैं ABC। तीनों एंगल का सम दे रखा है, सॉरी तीनों एंगल का रेशो दे रखा है। तीनों एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 4 4 8 और 2 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम? 180 डिग्री। तो एक यूनिट की वैल्यू 18। आपसे पूछा है x प्लस जेड की वैल्यू। x प्लस जेड मतलब इन दोनों का सम। 4 और 4 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 इंटू 8, 144 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, ये सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एंगल बना रही है कहाँ पे? सरकमफेरेंस पे। तो इन एंगल में रिलेशन क्या होता है आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 2 थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा होगा। ये याद रखना, बस यही पूछा है आपसे। क्या पूछा है? कि सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एंगल सबटेंडेड सरकमफेरेंस। पहले सेंटर वाला लिखना है मतलब 2, और फिर सरकमफेरेंस वाला लिखना है मतलब 1। 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ए बी सी बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है आपको। आगे बोल रहा है कि इसमें बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे। बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, और डी बी सी, एंगल डी
बी और सी, ये एंगल दे रखा है आपको कितना, 22 डिग्री का। कितना दे रखा है, 22 डिग्री का। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सी ए ई इज 36, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ई कोई पॉइंट है कहाँ पे, बी सी पे। सच दैट क्या, सच दैट एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 36 डिग्री का। आपसे पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी, ए ई बी, इस एंगल का नाम बताना है। ठीक है, तो बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज पूछी है इसने। देखो कैसे करना है इस टाइप के सवाल को। हमें पता है, क्या पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल 36 डिग्री है। अगर ये 36 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 90 में से 36 घटा देंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 36 है, ये 90 है, तो बचा कितना, इन दोनों का सम 90, मतलब ये कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा 54 डिग्री का। ठीक है, 90 माइनस 36, 54। और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी आप ऐसा कोई बनते देखते हो, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, और ये एंगल किसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर। वही तो बन रहा है यहाँ पे। ये भी आ गया भैया 54 डिग्री। ये 54 है, ये 22 है, ये एंगल पूछा है, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। बचे हुए दो का सम कितना आ रहा है, आप बोलो सर 5 4 2 6, 5 2 7। अगर इसको घटा दें तो ये तीसरा एंगल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 104 डिग्री। 104 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड is 4.5 centimeter. Find the length of chord AB. Chord AB is drawn in a circle. एक सर्कल है जिसमें chord AB ड्रॉन की गई है। यहां से ये डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखी है आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4.5, और आपसे लेंथ की डिस्टेंस पूछिए। तो हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हम डालें सेंटर से, तो ये क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अब लगा लो ये पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4.5, 4.5 को लिख सकते हैं हम 9/2, 9 का स्क्वायर 81/4। ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 36 चौके 144, 144 माइनस 81/4 का अंडर रूट, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 144 माइनस 81 करोगे, ये बचेगा 3, 14 में से 8 जाएंगे 6/4। 63 क्या होता है, 9 7 63, तो 9 रूट के बाहर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा 2, और ये 7 रह जाएगा। तो 3/2√7, ये क्या आ गई, ये इतने पोर्शन की डिस्टेंस आ गई। पूरे की चाहिए तो क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√7। 3√7 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 11 मीटर एंड 14 मीटर लॉन्ग। रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई दी है आपको और चौड़ाई दी है। एरिया इक्वल टू द सर्कुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल का एरिया किसी सर्कल के एरिया के बराबर दिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप बोलो सर लेंथ इनटू ब्रीथ। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ये दोनों आपस में बराबर दिए, बराबर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलो सर लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखी, रेडियस आ जाएगी। लेंथ कितनी है 11 और ब्रेथ है 14। ठीक है, पाई क्या होता है 22/7 r² पूछा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 11 2 और 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, 7 × 7 49। r² की वैल्यू अगर 49 आ रही तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। आपसे क्या पूछा, वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि क्या होता है भाई, परिधि होता है 2πr। 2πr मतलब
2 22/7 और रेडियस कितनी है 7, तो 22 दूनी 44। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हो तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या याद रख सकते हो कि किसी भी रेडियस की अगर सर्कल, किसी भी सर्कल की अगर रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, एरिया होता है πr²। ठीक है, इसमें रख के देख लेना, तो उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी 44 और उसका एरिया क्या होगा 154। ठीक है, और इसको एक और स्टेप अगर याद रख सकते हो आगे तो और भी फायदा हो जाएगा। किसी भी सर्कल की अगर रेडियस 7 के k टाइम्स है तो सरकमफेरेंस क्या होगी 44 के k टाइम्स और एरिया क्या होगा 154 के k² टाइम्स होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। ए मिल्क मैन हैज 80 लीटर मिल्क इन वन कंटेनर, 68 लीटर मिल्क इन अनदर कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर विच कैन बी मेजर द मिल्क आइदर कंटेनर एग्जैक्ट ऑफ नंबर टाइम्स। देखो, ये तो दूध के कंटेनर को नापने की बात हो रही है। इस टाइप का किसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ सकता है कि ये इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, हमें या दो लंबे मीटर दे दिए कि ये इतना लंबा है, ये इतना लंबा है, हमें इनको नापना है बराबर। तो उस केस में क्या करना है, आपको हमेशा एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। किसका एचसीएफ कैलकुलेट करना है, यहाँ क्या दे रखा है 80 और 68। 80 और 68 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 20 चौके 80 होता है और 17 चौके 68 होता है। एचसीएफ क्या दिख रहा है, 4 एचसीएफ दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी, थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है, इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन तो अभी बताया था, थर्ड प्रोपोर्शन तो 24/24 क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया 48, यही एक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन हैज 80 लीटर मिल्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, हिमानी ट्रेवल अ डिस्टेंस 352 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ दिस, और ये डिस्टेंस इस स्पीड से, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर हम बात करें एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 352 किलोमीटर पहले चली, वो कितना चली 352 किलोमीटर, उसके बाद वो चली कितना 330 किलोमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम नहीं दे रखा, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ी सिंपल सी चीज है, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता है, आप बोलो हाँ सर डिस्टेंस तो पता है 352, स्पीड पता है, बिल्कुल स्पीड भी पता है, किस स्पीड से चला 32 की स्पीड से चला, इसका डिस्टेंस पता है 330, स्पीड पता है इसकी, ये भी पता है 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है तो देखो 32 से ये कट जाएगा, 32 से कम 32, 32 से कम 32, 30 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, और ये 2 5 और 3 8, 3 और 3 6। ठीक है, ये भी 22 से कट रहा है, 22 3 66, 22 एकम 22, 31 आपका आंसर आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है, आज शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 760 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू मेक अ 30% प्रॉफिट। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 760 रुपए में खरीदा, 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। अगर 760 में खरीदा और 330% का लाभ कमाना है, मतलब 130% में बेचना चाहिए, और 130% क्या होता है 13/10, तो ये जीरो से ये जीरो काट लो, 13 छिंग 78, 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो भाई। अगला देखो तो आप, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोने से 21 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस दे रही है, ये दे रखा है, वॉल्यूम बताना है। राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, जो कि क्या होता है πr l। ठीक है,
22/7। रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कौन बिल्कुल दे रखा है 21, और लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है 1914। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, इसको काट लो 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 3 और 1 4, 11 चौको 44, 2 3 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 दूनी 12, बचेगा कितना 5, 6 नाम है 54। तो एल आ गया आपके पास 29। अब हमें पता है, क्या पता है कि कोन में एक ट्राइंगल बनता है, कोन में एक ट्राइंगल बनता है, हाँ बनता है, जिसमें एल दे रखा है आपको 29, ये है रेडियस, ये दे रखा है 21। 29 21 को देखते ये कौन कौन बता सकता है, ये होता है 20। जिसको नहीं पता वो ये ट्रिपलेट याद कर ले कि 20 21 29 एक राइट एंगल ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपकी एच आ गई, एच आ गई 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21, और एच कितना है, हाइट है 20। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 3 7 21, 3 7 21 कट गया, 21 दूनी 42, और 42 दूनी 84, 840 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान होता है, ये 0 तो लगा ही दो ऐसे, 4 8 4 12 की 2, 8 और 1 9, 9240, 9240 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट ऑफ स्कूल 1:5, द नंबर ऑफ गर्ल इज 2 to 47। देखो रेशियो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है किस रेशियो में, 1:5 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल कितना है आप बोलो सर, टोटल है 6 यूनिट, लेकिन 6 यूनिट तो दे ही नहीं रखा, हमें दे रखा नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 247। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 247 इंटू 5, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, सब में दे रखा है, 7 पंजा 35, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 12 35 दिख रहा है। ठीक है, इसी के साथ आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे भैया। लास्ट क्वेश्चन में है साक्षी, साक्षी क्या कह रही, साक्षी इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 2500 एट 20% पर एनम compound interest compounded annually if she received an amount of 4320 after an year, the value of n। देखो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्या आसान है, हमें दे रखा 2500 रुपए प्रिंसिपल, 2500, और ये दे रखा है कितना 4320। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनका रेशो ले लेते हैं, तो देखो ये कितने से कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 200 और कट जाएगा, तो क्या बचेगा 125, और ये 216, और 125 और 216 देख के कोई भी बता सकता है कि ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें यही दे रखा था, क्या दे रखा है 20%, 1/5, 1/5 का मतलब क्या है, 5 एक साल में कितना बन जाएगा 6, 5 एक साल में 6 बन जाएगा, 5 का क्यूब 6 का क्यूब बन जाएगा कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, बाय।